नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश चंद्र भास्कर आप सभी लोगों का आपके चैनल में स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग पिछले क्लास में केवीएस, टीजीटी, पीजीटी और पीआरटी के कॉमन सिलेबस को सीख रहे थे, पढ़ रहे थे, उसके तहत जो कॉमन सेक्शन है वो रखा गया है पर्सपेक्टिव ऑन एजुकेशन एंड लीडरशिप। इसके तहत आज हम लोग सीखने का प्रयास करेंगे अंडरस्टैंडिंग टीचिंग लर्निंग। और इस अंडरस्टैंडिंग टीचिंग लर्निंग के तहत आज का जो बिंदु है वो है थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव ऑन लर्निंग, अर्थात अधिगम या सीखने के सैद्धांतिक दृष्टिकोण। ये अधिगम या सीखने के सैद्धांतिक दृष्टिकोण क्या है? अगर हम देखें तो जो सीखने की प्रक्रिया होती है वो बालक के अंदर, व्यक्ति के अंदर मस्तिष्क में होती है। कुछ विचारधाराएं ये कहती हैं कि बाहर ज्ञान होता है, कुछ विचारधाराएं कहती हैं कि ज्ञान अंदर है और ये बाहर और अंदर के ज्ञान ही व्यक्ति या बालक के व्यवहार को बदलते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने दिया है कि अधिगम के सैद्धांतिक दृष्टिकोण क्या है। तो अधिगम के जो सैद्धांतिक दृष्टिकोण है ये भिन्न भिन्न विचारधाराओं को एक किया गया है, या ये कहें कि जो मनोवैज्ञानिक लोग हैं, ये मनोवैज्ञानिक उन्होंने अपने अनुभव और ज्ञान के आधार पर सीखने की विधियों को, सीखने के तरीकों को अपने तरीके से बताने का प्रयास किया है। जिस तरीके से उन्होंने बताया है उसको एक विचारधारा के तहत हम लोग सीखते हैं, जिसको कि हम कहते हैं स्कूल ऑफ लर्निंग। जैसे हम यहाँ देखें कि संप्रदाय भी कहते हैं, अर्थात जो भी मनोवैज्ञानिक हैं उन्होंने जो अनुभव किया और ज्ञान लिया उसके आधार पर कैसे सीखा जाए, सीखने की प्रभावी तरीके कौन कौन से हैं, उनको उन्होंने अपने विचारों में बांध दिया। और जब उनको अपने विचारों में बांध दिया तो वो हो गए सैद्धांतिक, और जब सैद्धांतिक हुए तो वो अलग अलग विचारधाराएं हैं जिसको कि हम संप्रदाय कहते हैं। ये जो संप्रदाय हैं क्या है? तो संप्रदाय मनोवैज्ञानिकों का एक समूह है, अर्थात ये जो संप्रदाय है ये मनोवैज्ञानिक सीखने के तरीकों और विधियों को बताते हैं अनुभव के द्वारा, प्रयोग के द्वारा। तो क्या कहा जा रहा है कि संप्रदाय मनोवैज्ञानिकों का एक समूह है जिनकी एक निश्चित विचार प्रणाली है। एक निश्चित विचार प्रणाली का अर्थ हुआ कि वह एक सीमा के तहत कार्य कर रहे हैं, अर्थात जिससे सभी लोगों को उनके अनुसरण हेतु मार्ग संकेत किया जाता है। यानी कि यह जो एक निश्चित प्रणाली है इसके तहत जो भी सीखना चाहता है, जो भी सिखाने वाला है, उसके लिए ये मार्ग संकेत देते हैं। यानी कि बच्चा किस तरीके से सीखेगा प्रभावी तरीके से, उसके लिए मार्गदर्शन का कार्य करते हैं। इस सैद्धांतिक बिंदु को देखा गया जो संप्रदाय है, तो ये संप्रदाय करता क्या है? तो संप्रदाय मानसिक समस्याओं का अध्ययन किया और मानसिक समस्याओं का अध्ययन करके कैसे बालक सीखेगा उस पर इन्होंने बल दिया। तो जो ये संप्रदाय है ये कितने प्रकार के संप्रदाय हैं? तो मुख्य रूप से हम इन संप्रदायों को 6 भागों में बांट सकते हैं, और ये जो संप्रदाय 6 भाग में हैं वे मुख्य हैं संरचनावाद, जिसको कि हम स्ट्रक्चरलिज्म कहते हैं, प्रकारवाद, फंक्शनलिज्म, व्यवहारवाद, बिहेवियरलिज्म, और संज्ञानवाद, कॉग्निटिविज्म, और रचनावाद, कंस्ट्रक्टिविज्म। ये जो वाद शब्द दिया हुआ एक और है आपका अवयवीवाद या पूर्णकारकवाद, जिसे कि हम गेस्टाल्ट स्कूल कहते हैं। इसमें एक शब्द जो है वाद, और वाद का ही अर्थ होता है विचार। और यह जो विचार होता है यह व्यक्ति अपने अनुभव और ज्ञान के आधार पर तय करता है, और जो ये वाद होता है वो अब एक सीमा में बांध देता है। यानी कि जिस व्यक्ति का जो विचार है वो उससे बाहर कम सोचता है। ये कहें कि जितना उसने अपने अनुभव और ज्ञान को अर्जित किया है और उसको अपने मस्तिष्क में दृष्टिकोण जो बना रखता है उससे बाहर वह सोचता
नहीं है। अगर वह सोचता है तो अच्छी बात है, सोचना भी चाहिए, क्योंकि जो हम सोचते हैं वही सही नहीं होता है। तो ये आपके विचार हैं, और इन विचारों को देखा जाए, इन संप्रदायों को देखा जाए, तो केवीएस ने आपके सामने मुख्य रूप से व्यवहारवाद, संज्ञानवाद और रचनावाद को दिया है। अर्थात सीखने में इनकी क्या भूमिका है, इन विचारकों की क्या भूमिका है। अगर हम चाहते हैं कि व्यवहारवाद, संज्ञानवाद और रचनावाद किस पर कार्य करता है, इनके विचारकों का क्या मुख्य उद्देश्य था, और वो किस तरीके से सीखने पर या अधिगम पर बल देते हैं, अगर हमें ये जानना है इनके विचारों को, वादों को, तो हमें सबसे पहले एक सामान्य सा परिचय सीखना पड़ेगा, जो कि सिलेबस में दिया हुआ है कि सीखने को प्रभावित करने वाले कारक। अगर हम सीखने को प्रभावित करने वाले कारकों को समझ जाते हैं तो यह जो व्यवहारवाद, संज्ञानवाद और रचनावाद है, इसको समझने में हमें बहुत मदद मिलेगी। तो आइए एक सामान्य सा परिचय सीखते हैं कि क्या है अधिगम, क्या है सीखना। तो यहां हम देख रहे हैं कि अधिगम क्या है। अधिगम सीखना, जिसे हम लर्निंग कहते हैं। लर्निंग अगर देखा जाए तो इसे हम कहते हैं कि यह एक मानसिक प्रक्रिया है। सबसे पहला बिंदु है कि जो लर्निंग है वो कैसी प्रक्रिया है, मानसिक प्रक्रिया है। तभी तो जो भिन्न भिन्न संप्रदाय हैं उन्होंने क्या कहा, कहा गया है कि प्रत्येक संप्रदाय मानसिक समस्याओं का अध्ययन करता है, या ये कहें कि इस संप्रदाय के माध्यम से हम मानसिक समस्याओं का अध्ययन करते हैं। तो जो मानसिक समस्याओं का अध्ययन करते हैं, तो क्यों करते हैं, क्योंकि आप देखें कि जो अधिगम है यह एक मानसिक प्रक्रिया है, और मानसिक प्रक्रिया होने के कारण हम संप्रदायों में मानसिक समस्याओं का हल करते हैं। तो मानसिक प्रक्रिया है, और यह जो मानसिक प्रक्रिया है यह अभ्यास, प्रैक्टिस या अनुभव, एक्सपीरियंस या अनुभूति से होती है, या अनुभूति के माध्यम से होती है। तो अभ्यास या अनुभूति के परिणाम स्वरूप क्या होगा, तो इसके परिणाम स्वरूप होता क्या है, व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन होता है। इसका जो उद्देश्य होता है, अधिगम का उद्देश्य, वो होता है बालक या व्यक्ति को का अपने वातावरण में समायोजन करने में मदद करना। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि लर्निंग क्या है। तो लर्निंग एक मानसिक प्रक्रिया है जो अभ्यास या अनुभूति के माध्यम से आपके व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन करती है। और इस अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन का, यानी कि अधिगम का जो मुख्य उद्देश्य होता है, वह हर एक व्यक्ति के लिए, बालक के लिए, कि अपने वातावरण में वो समायोजन करना सीख जाए। तो सीखने का ये मुख्य उद्देश्य होता है। अगर हम देखें कि जो संप्रदाय हैं वो काम कैसे करेंगे, तो उन संप्रदायों को कैसे काम करना है, उसके लिए एक बिंदु और है,
जिसे कहते हैं कि अधिगम या सीखने की विशेषताएं। अगर हम सीखने की विशेषताओं को देख लेते हैं या ये कहें कि सीखने को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं, अगर हम उन्हें समझ जाते हैं तो उन संप्रदायों को समझने में हमें बहुत आसानी होगी। तो आइए देखते हैं कि जो सीखने को प्रभावित करने वाले कारक हैं, प्रभावित करने वाले कारक, प्रभावित करने वाले कारक। तो जो सीखने को प्रभावित करने वाले कारक हैं उसमें जो पहला कारक है वो है पूर्व अधिगम। पूर्व अधिगम। पूर्व अधिगम का अर्थ है कि जब भी कोई बालक कोई चीज सीखने जाता है तो जब वो सीखने जाता है तो उसको पहले की जो चीज सीखी हुई है वो चीजें उसको प्रभावित करती हैं। अगर बालक ने जो चीज सीखने जा रहा है उससे संबंधित किसी चीज को उसने सीखा है तो जो नई चीज सीखने जा रहा है उसको बहुत आसानी से सीख जाता है, बहुत तेजी से सीख जाता है। लेकिन अगर बालक ने जो नई चीज सीखने जा रहा है उससे संबंधित किसी चीज को नहीं सीखा है तो इस नई चीज को सीखने में वह अधिक समय लेता है, या ये कहें कि कुशलता पूर्वक सीख नहीं सकता। अर्थात बालक को पूर्व का जो सीखा हुआ है वह प्रभावित करता है नई चीज को सीखने में। दूसरा इसमें प्रभावित करने वाला जो कारक है वो है बुद्धि। अगर हम बुद्धि को देखें तो बुद्धि को सामान्यतः हम तर्कशीलता से लेते हैं, डिसीजन मेकिंग से लेते हैं, निर्णय लेने की क्षमता से लेते हैं। तो यहाँ पे जो बुद्धि है वो अधिगम को कैसे प्रभावित करेगी? तो जो बुद्धि होती है इसको अगर हम सामान्य तरफ से कैटेगराइज करें तो कहते हैं कि सामान्य या कमजोर बुद्धि मान लीजिए, जिसको कह रहे हैं कमजोर बुद्धि कहिए। एक कमजोर बुद्धि होती है, ये प्रकार नहीं है एक समझने के लिए, और एक है आपका तीव्र बुद्धि का बालक। तीव्र बुद्धि का बालक तो होगा क्या? जो कमजोर बुद्धि का बालक होगा वो करता क्या है कि किसी चीज को सीखने में अधिक समय लेता है, अधिक समय लेगा, सीखने में तो ले लिया अधिक समय, लेकिन वह उसको बहुत तेजी से भूल जाता है। अर्थात कि बहुत कम समय में भूल जाता है, लेता है अधिक समय सीखने में लेकिन बहुत तेजी से भूल जाता है। वहीं पे अगर तीव्र बुद्धि का बालक है तो वह सीखने की प्रक्रिया में वह कम समय में सीखता है, कम समय में सीखता है, लेकिन उसको जब भूलने की बात आती है तो वो बहुत देर से भूलता है, देर से भूलता है। अर्थात ये कहा जा सकता है कि जो बुद्धि है वह बालक को प्रभावित करती है। तीव्र बुद्धि के बालक की खासियत है कि वह किसी भी चीज को बहुत तेजी से सीखता है और बहुत देर से भूलता है, लेकिन कमजोर बुद्धि का बालक किसी चीज को बहुत देर से सीखता है और बहुत जल्दी भूल जाता है। तो यह है अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक। आइए हम अगले कारक को देखें तो उसमें हम रख सकते हैं स्वास्थ्य, उम्र और यौन। स्वास्थ्य क्या है कि अगर कोई बालक किसी चीज को सीखने जा रहा है तो जो सीखने वाली चीज है, अगर बालक स्वस्थ नहीं है, बीमार रहता है, तो बालक उस चीज को सीखने में रुचि नहीं पैदा करेगा अपने अंदर, उसको वो सीखेगा नहीं तेजी से। अर्थात जब बालक अस्वस्थ होगा तो वह सीखने में समय अधिक लेगा या रुचि नहीं लेगा, तो सीखने को प्रभावित करेगा स्वास्थ्य। और उम्र, उम्र का अर्थ होता है कि किन किन अवस्थाओं में क्या चीज सिखाई जाए। हर अवस्था में अलग अलग चीजें सिखाई जाती हैं। जैसे बालक को अमूर्त चिंतन करना सिखाना है तो ऐसा नहीं है कि बाल्यावस्था के बालक को हम अध्यात्म ज्ञान बात करें, अध्यात्म की चीजें सिखाएं। बाल्यावस्था के बालक को हम ध्यान केंद्रित करना सिखाएं तो वो सीख नहीं सकता, उसके लिए एक मैच्योरिटी का लेवल आना जरूरी है। तो उम्र भी प्रभावित करती है। और यौन का अर्थ है लड़का और लड़की, लड़का और लड़की में जो अंतर होता है। लड़का और लड़की में अंतर का अर्थ है कि यह आनुवंशिक रूप से किशोरावस्था से पहले
देखा जाए तो लड़कियां जो होती हैं वो लड़कों की तुलना में किसी चीज को तेजी से सीख जाती हैं। ये जेनेटिक पाया गया है, उनके वृद्धि और विकास में भी ये जेनेटिक पाया जाता है। तो सीखने में भी लड़कियां जो होती हैं वो लड़कों की तुलना में तेजी से सीखती हैं। इसी का आधार बनाकर देखा जाए तो अपने वातावरण में लड़कियां बहुत तेजी से समायोजित हो जाती हैं। इसीलिए देखा होगा शादी की उम्र में भारतीय परिप्रेक्ष्य में आपने देखा होगा 21 और 18 का अंतर पाया गया है, अर्थात 21 उम्र लड़के की और लड़की की 18। क्यों? क्योंकि यह यौन अंतर पाया जाता है। अगली जो विशेषता है वो है, या ये कहें कि अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक है, वो है अवधान। अवधान, इंटरेस्ट की बात करें तो जो अवधान को हम समझे कि ध्यान से लीजिए, ध्यान है, और एक है आपका अधिगम। अगर हम जिस चीज में इंटरेस्ट लेते हैं, रुचि लेते हैं, वह चीज हमें बहुत सीखने में, या ये कहें कि उस चीज को हम सीखने में तेजी करते हैं, या ये कहें कि जिस चीज में हमें रुचि होती है वो बहुत हम तेजी से सीख जाते हैं, और जिसमें रुचि नहीं होती है उसको सीखने में हमें खिन्न उत्पन्न होता है, खीज उत्पन्न होता है, और हम उसमें रुचि नहीं लेते। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो ध्यान और अधिगम है इनमें धनात्मक संबंध है। धनात्मक संबंध का अर्थ है कि अगर अधिक ध्यान लगाएंगे तो अधिगम भी अधिक होगा, और कम ध्यान लगाएंगे तो अधिगम भी कम होगा, अर्थात इनमें धनात्मक संबंध है। ध्यान अधिक, अधिगम अधिक, कम ध्यान, अधिगम कम, इसलिए इसे कहते हैं अधिगम में धनात्मक संबंध होता है। आगे देखते हैं, अगली जो प्रभावित करने वाला कारक है वो है परिपक्वन। परिपक्वन, जिसे हम मैच्योरिटी कहते हैं। मैच्योरिटी, परिपक्वन क्या है? तो यह वृद्धि और विकास की एक चरम अवस्था होती है। जब इस चरम अवस्था को बालक पा जाता है तभी वो किसी चीज को सीख सकता है। जैसा कि हम जानते हैं कि बालक को लिखना सिखाना है तो उसकी मांसपेशियों को कलम के पकड़ने के लिए या पकड़ने योग्य मजबूत होनी चाहिए। चलना सिखाना है तो पैरों की मांसपेशियों को उतना मैच्योर होना पड़ेगा, उतना परिपक्व होना पड़ेगा कि वह उसका भार सह सके। तो ये है आपका परिपक्वन। अगली जो इसकी विशेषता है वो है अभिप्रेरणात्मक। अभिप्रेरणात्मक एवं संवेगात्मक। अभिप्रेरणात्मक एवं संवेगात्मक स्थिति। अभिप्रेरणात्मक स्थिति का अर्थ क्या होता है? अभिप्रेरणा क्या है? अभिप्रेरणा एक आंतरिक मनोस्थिति होती है जिसमें बालक या व्यक्ति किसी क्रिया को शुरू करने के लिए प्रेरित होता है, उसको जारी रखने के लिए प्रेरित होता है, और जब तक लक्ष्य प्राप्त नहीं होता है तब तक उस क्रिया में लगा रहता है। अर्थात अभिप्रेरणा किसी क्रिया को शुरू करने एवं जारी रखने की प्रवृत्ति रखता है। तो जब बालक अभिप्रेरित है किसी चीज को सीखने के लिए तब तो वो चीज को सीखेगा। अगर अभिप्रेरित नहीं है, उसके अंदर प्रेरणा नहीं है उसके प्रति, तो उस चीज को वो सीख नहीं सकता। संवेगात्मक स्थिति का अर्थ यह है कि बालक के जो संवेग है, सुख दुख, अगर बालक तनाव की स्थिति में है तो जब बालक तनाव की स्थिति में है तो उसका जो संवेग है वो सीखने को प्रभावित करता है। तनाव में बालक किसी चीज को सीखता नहीं है रुचि के साथ, लेकिन जब बालक खुश और प्रसन्न रहता है तो उस चीज को तेजी से सीखता है। तो यहाँ पे हमने देखा कि अभिप्रेरणात्मक एवं संवेगात्मक स्थिति भी सीखने को प्रभावित करती है। अगली है सीखने की विधि। सीखने की विधि। सीखने की विधि का अर्थ है कि हर विषय को सीखने का एक अपना अलग अलग तरीका होता है। जिस तरीके से हर विषय को सीखने का अपना अलग अलग तरीका या विधियां होती हैं, ठीक उसी तरीके से कोई भी चीज अपने वातावरण में कोई बालक सीखता है तो उसके लिए एक उचित विधि का प्रयोग किया जाए तो उस चीज को वो आसानी से सीख जाता है। अगर किसी बालक को कहा जाए कि उन्हें गणित पढ़ाना है
गणित सिखाना है तो हम क्या उन्हें ताजमहल के पास बैठाकर सिखाएं तो क्या वो आसानी से सीख जाएंगे? क्या वो तेजी से सीखेंगे? ऐसा संभव नहीं। लेकिन वहीं इतिहास पढ़ाना हो तो इतिहास के चीज़ों में ताजमहल को बताना हो तो वह बहुत तेजी से सीखेंगे, क्योंकि प्रत्यक्ष ज्ञान जो होता है वो सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है। भूगोल पढ़ाना है, भूगोल सिखाना है तो बच्चे को बांध के पास ले जाया जाए, झील के पास ले जाया जाए और ऐसे जो टूरिस्ट स्थल हैं उनके पास ले जाया जाता है तो बच्चे उसको तेजी से ग्रहण करते हैं। लेकिन वही गणित की बात की जाए, और भी विषय जिससे हैं उनको सिखाने के लिए भिन्न भिन्न विधियां हैं। उन विधियों का हम अगर प्रयोग करते हैं तो बालक तेजी से सीखता है। तो सीखने को प्रभावित करती हैं सीखने की विधियां। अब है सूचनात्मक पुनर्निवेशन। सूचनात्मक पुनर्निवेशन सूचनात्मक पुनर्निवेशन। सूचनात्मक पुनर्निवेशन को फीडबैक कहते हैं। अगर कोई बालक कोई चीज सीख रहा है और उसको रिजल्ट मिल जाए तो बालक उसको, अगर उसका रिजल्ट खराब है तो उसमें रुचि कम लेगा, अगर रिजल्ट सकारात्मक आता है तो उस चीज को सीखने में रुचि लेता है, अर्थात अधिगम करने में उसको इंटरेस्ट आने लगता है। जैसे कि कोई बालक किसी कंपटीशन में 2 नंबर से फेल होता है और एक बालक 50 नंबर से फेल होता है, ये बता दिया जाए तो जो 2 नंबर से बालक फेल हुआ है वह अब अगली बार केवल मात्र यह देखता है कि मैं 2 नंबर से फेल हूं तो और इंटरेस्ट लेने लगता है पढ़ाई में। लेकिन जो 50 नंबर से फेल हुआ है वह बालक अब अपने आप को थोड़ा हतोत्साहित करता है कि अभी मुझे बहुत पढ़ना है लेकिन ये बहुत कम पढ़ना है। इस दृष्टिकोण से देखा जाए सूचनात्मक पुनर्निवेशन होता है वह सीखने को प्रभावित करता है। अगला जो प्रभावित करने वाला कारक है वो है शिक्षक की संचार क्षमता। शिक्षक की संचार क्षमता। शिक्षक की जो संचार क्षमता, जो कम्युनिकेशन स्किल्स होती है वो भी सीखने को प्रभावित करती है। और ऐसा मनोवैज्ञानिकों ने बताया है कि जो सीखने की प्रक्रिया होती है उसमें जो शिक्षक की संचार क्षमता होती है वो लगभग 40% प्रभावित करती है। अर्थात बोलने का तरीका, उनके बोलने का टोन, शब्दों का उच्चारण करने का तरीका, ये सभी एक सीखने को प्रभावित करते हैं। अगला इसमें प्रभावित करने वाला जो कारक है वो है सीखे जाने वाले विषय का स्वरूप। सीखे जाने वाले विषय का स्वरूप। ये जो सीखे जाने वाला विषय है वो कैसा है? क्या वह विषय बहुत बड़ा तो नहीं है? अगर बहुत बड़ा है तो बालक उसमें उबन महसूस करता है और उसको सीखता नहीं है। इसीलिए सीखने की विधियों में खंडानुवाद यानी कि किसी चीज को छोटे छोटे भाग में करके सिखाया जाता है। वहीं पर विषय का स्वरूप बहुत लंबा, काठिन्य स्तर भी सीखने को प्रभावित करता है और वहाँ पे जो विषय वस्तु है उसकी सार्थकता यानी कि वह कितना उपयोगी है वह भी सीखने को प्रभावित करता है। और सीखने के लिए एक बिंदु और रख सकते हैं जो प्रभावित करता है कक्षा का वातावरण। कक्षा का भौतिक वातावरण। अगर हम देखें कि जहां पे बालक सीखने के लिए तैयार है वहां की जो स्थिति है, बिल्डिंग सही नहीं है, बैठने की व्यवस्था सही नहीं है, रोशनी सही नहीं है, तो वह भी सीखने को प्रभावित करती है। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि जो अधिगम के सैद्धांतिक दृष्टिकोण है, तो अधिगम के सैद्धांतिक दृष्टिकोण में देखें कि जो लर्निंग है या जो अधिगम है इसके हमने सामान्य से परिचय को देखा कि आखिर अधिगम क्या है और अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक कौन है। जब ये चीज हम समझ चुके हैं, वीडियो को आप लोग 1-2 बार जरूर देख लीजिएगा ताकि जब हम व्यवहारवाद, संज्ञानवाद और रचनावाद देखें तो हमें समस्या न हो। क्यों? क्योंकि सभी विचारक जो हैं इन्हीं बिंदुओं को, जिसको आपने देखा अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, उन्हीं बिंदुओं को आधार बनाकर अपनी विचारधाराओं में उन्होंने उसको
बांध दिया है, जिसको हम ये विचारधारा कहते हैं। और परीक्षा के दृष्टिकोण से हमें इन्हीं पे विशेष ध्यान देना है। तो हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं, सभी बिंदुओं के साथ एक सूक्ष्म तरीके से अध्ययन करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।